हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रेडीमेड फूड मटेरियल का यूज करता है, जबकि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड का सिंथेसिस करता है इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। और हम लोगों ने वहाँ थोड़ा सा भी पढ़ा था कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है या कीमोसिंथेसिस भी हो सकता है। हालांकि कीमोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया वगैरह में ही होता है। तो हम लोगों को मेन जो पढ़ना है वो फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग अगर कोई भी सेल हो, प्लांट ही नहीं, जैसे कि ग्लीना वगैरह में भी होता है, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो लिखा है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड H2O। जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है वो क्या है? CO2 और H2O है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सनलाइट की हेल्प से ही, यानी सन की एनर्जी है उसी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। तो CO2 और H2O से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल में वो प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये CO2 है, वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल का जब प्रेजेंस रहेगा, ये रिएक्शन की कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर क्लोरोफिल है और सनलाइट है तो इस तरह से ये ग्लूकोज है, ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यही ग्लूकोज पॉलीमराइज करके स्टार्च बनाता है। तो ये ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वाटर और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने में भी फोटोसिंथेसिस का रोल है। प्लस ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और प्लांट ही एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन है, सन से फिर प्लांट फूड सिंथेसिस करते हैं। फिर बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटेरोट्रॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो ये डिफिनीशन है, ये इक्वेशन है। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है और कहाँ होता है? तो जो फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स हैं वो यहाँ पे 3 पॉइंट्स में हम लोग समराइज किए हुए हैं। NCERT में भी ऐसे ही 3 पॉइंट्स में दिया है। तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं। क्लोरोफिल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उस एनर्जी से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है वो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है कहाँ से आ रहा है? CO2 से आ रहा है कि H2O से? तो वो ऑक्सीजन जो आता है वाटर के ब्रेकडाउन से आता है। तो लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP। जो ये ATP है यही एनर्जी करेंसी है। हम लोग बात करते हैं ना कि एनर्जी चाहिए, फूड लेते हैं एनर्जी के लिए। तो जो एनर्जी हमारे बॉडी में सर्व करती है हमको किसी भी वर्क को करने के लिए, वो एनर्जी का फॉर्म है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम है इसका। तो ये ATP का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ATP है, ATP का फॉर्मेशन ये सनलाइट से हो रहा है। जबकि हम लोग के बॉडी में क्या होता है? हम लोग फूड की बर्निंग करते हैं तो ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर प्लांट में की खास बात क्या है कि वो ATP का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं सनलाइट की हेल्प से। अब इस ATP के यूटिलाइजेशन करके क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय CO2। तो इस तरह से ये पूरा 3 इवेंट्स में होता है। इसको हम लोग और अच्छे से फिर से समराइज कर सकते हैं इस तीनों स्टेप को। तो अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। तो उस तीनों इवेंट को अगर हम लोग संक्षेप में देखेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है, प्लांट के सेल में होता है। इस पर सनलाइट आ रहा है। सनलाइट के आने की वजह से क्या हो रहा है? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट जा रहा है हाइड्रोजन आयन में, ऑक्सीजन में। अगर इस पूरे को मिलाएंगे तो ये 2H2O बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन बनता है। जो यही इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसको कि हम लोग पहले ही बोल रहे थे कि क्या है? एनर्जी करेंसी है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है कब? सनलाइट के प्रेजेंस में। मतलब ये जो इतना प्रोसेस होगा, सनलाइट रहेगा तभी ATP बनेगा, अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो ATP नहीं बनेगा। तो ये जितना जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। इसके बाद क्या होता है? जब इस ATP का फॉर्मेशन हो जाता है
जो हम लोग 3 इवेंट पढ़ रहे थे, तो एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, वाटर का ब्रेकडाउन हो गया सनलाइट की वजह से। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस एटीपी के यूटिलाइजेशन करके इन्वायरमेंट से CO2 को लिया जाता है और इस CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में, यहाँ ग्लूकोज में। यह ग्लूकोज जो होगा पॉलीमराइज होकर स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इतना जो प्रोसेस है, इसके लिए लाइट की ज़रूरत होती है, लाइट नेसेसरी है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जबकि ये जो पार्ट है ये भी होगा लाइट में ही, दिन में ही होगा, लेकिन इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। बात समझ में आई? तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का फ्लो चार्ट है। सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है, वाटर के स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है। ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी का यूटिलाइजेशन करके CO2 से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और फिर से एडीपी बन जाता है, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। और यह एक दूसरी साइकिल इधर की ओर चलती रहती है, जिससे CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता रहता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये लाइट, कभी कभी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसको चाहे तो आप बना भी सकते हैं। तो ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो ये जो लाइट रिएक्शन है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये जो लाइट रिएक्शन है ये क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। दूसरा क्या है? लिखा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। और ये होता कहाँ पर है? सारा ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 पोर्शन होते हैं। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड बोलते हैं। अब ये जो थैलेक्वाइड्स का ग्रुप है, इसी को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। तो ये जो ग्रेनम है, यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन, यहीं पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। लाइट रिएक्शन यहाँ पर हो जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। बात क्लियर? लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ये 2H2O जो होता है ये 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है। जबकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है? CO2 का से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन है। याद रखना है कि डार्क रिएक्शन भी लाइट में ही होता है, लेकिन लाइट डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि ये वाला जो रिएक्शन होता है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। तो इस तरह से हम लोगों का ये फोटोसिंथेसिस हो गया। अब इसके बाद एक हेडिंग करके पढ़ना हम लोगों को, बेसिक रिक्वायरमेंट इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस में होती है वो होता है, क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस में वो हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और लाइट है। क्लोरोफिल का है एक पिगमेंट है, मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट होता है। इसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके मैक्सिमम पोर्शन जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। CO2 इन्वायरमेंट से आता है। कैसे आता है? थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के लिए यहाँ पर एक लीफ का स्ट्रक्चर का TS दिखाया गया है। तो ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, बीच में मीसोफिल सेल्स हैं। मीसोफिल सेल्स में भी 2 टाइप की होती हैं, पैलिसेड होती हैं और स्पंजी होती हैं। ये NCERT में फिगर दिया गया है। अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, बीच में मीसोफिल सेल्स हैं। तो यहाँ पर ये सेल्स हैं, ये गार्ड सेल हैं। ये गार्ड सेल क्या करती हैं? स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि CO2 कैसे लीफ में एंट्री करेगा। तो ये CO2 की एंट्री करने के लिए इन्वायरमेंट में रहता है, और ये गार्ड सेल जो होती हैं वहीं एक पोर का फॉर्मेशन करती है, जिसको कि हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। टिनी पोर प्रेजेंट्स ऑन द लीफ आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा इज फॉर्म्ड बाय गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है, कैसे करती हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो गार्ड सेल क्या करती हैं? ये कुछ इनका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ऐसे ये गार्ड सेल होती हैं, और ये अंदर की ओर इधर की ओर थोड़ी थिक होती हैं, ठीक है ना।
ये गार्ड सेल हैं, इधर की ओर इनके और भी सेल्स होंगी, इसको कि हम लोग सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ऐसे ऐसे सेल्स होंगी। अब ये जो पोर है इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा बोल रहे हैं, और ये गार्ड सेल हैं। तो ये जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, तो जब इस गार्ड सेल में K+ की एंट्री होती है, पोटेशियम आयन की एंट्री होती है, तो वाटर की भी एंट्री होती है। यानी कि जब वाटर इसमें इंटर करता है तो ये स्वेल करती है, और जब ये स्वेल करती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब इसी का उल्टा होता है, अगर इसमें से वाटर बाहर निकलता है तो क्या होता है, फ्लैसिड हो जाता है और तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ये ओपनिंग और क्लोजिंग का प्रोसीजर है स्टोमेटा का, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है प्लांट को, वो इसी स्टोमेटा के थ्रू जाएगा, या जो ऑक्सीजन बन रहा है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग हो। ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए भी होता है क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारा वाटर का इवेपोरेशन करते रहते हैं, तो इसी इवेपोरेशन को भी कंट्रोल करना इसी स्टोमेटा का वर्क होता है। तो कभी ये स्टोमेटा बंद होता है और कभी ओपन हो जाता है। तो ओपन कब होता है, हम कह रहे हैं कि जब वाटर का इन्फ्लक्स हो, मतलब वाटर जब गार्ड सेल के अंदर जाता है तो ये क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जबकि जब वाटर बाहर निकलता है तो सेल फ्लैसिड हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से जो CO2 है, भी हम लोग पढ़ रहे थे कि CO2 बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो कैसे प्लांट के अंदर जाता है, तो इस स्टोमेटा के थ्रू जाता है। क्लोरोफिल का पढ़ लिया कि मैग्नीशियम कंटेनिंग पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। फिर अगला हम लोगों को वाटर को क्या करते हैं प्लांट, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादातर जो वाटर होता है वो इवेपोरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, केवल बहुत ही कम परसेंटेज में उसका यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। फिर उसके बाद लाइट है, तो जो सनलाइट है उस लाइट का ये वाला जो रेंज है, जो वेवलेंथ है लाइट का 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग पार बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इस वाली रेंज में फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरह से पूरा फोटोसिंथेसिस हो गया। और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, उसमें से क्वेश्चन स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग पे भी आ सकता है। इस फिगर को भी याद रखिएगा कि स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द प्लांट में लोअर एपिडर्मिस में होता है, अपर एपिडर्मिस में भी हो सकता है। और इस तरह से ये पूरा हम लोगों का फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। एक दो एक्टिविटी हैं जिसको कि हम लोग चैप्टर के लास्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शुरू करेंगे, जहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ना है, जिसमें कि हम लोगों को अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ना है, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, फिर ह्यूमन का पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।